बच्चों, आज की क्लास में हम बहुपद के जिस प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं वो परीक्षा में 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। तो अगर आप इस प्रश्न को तैयार कर लेंगे तो 4 नंबर तो आपका सीधे सीधे ही बन जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब समय आपके पास कम है तो आप पूरी किताब को जो है तैयार नहीं कर सकते अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की है। तो जब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है और तैयारी जो है वो आपकी अच्छी नहीं है तो आपको किताब की प्रश्नावली को ना पकड़ करके प्रश्नों के टाइप को पकड़ना चाहिए। यानी कि एक बार में आप एक टाइप का प्रश्न तैयार कर लें और अगर आप प्रश्नावली में उलझ जाएंगे तो समय कम है आपके पास तो आप जो है कुछ भी तैयार नहीं कर पाएंगे बल्कि बहुत ही ज़्यादा उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है ना प्रश्नों के टाइप को पकड़ना चाहिए और हर दिन आपको नए नए टाइप के प्रश्नों को सीखना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और आज जो हमने प्रश्न लिया है जो कि पेपर में 4 नंबर का पूछा गया है तो इसे हम तैयार कर लेते हैं, इस टाइप को हम सीख लेते हैं ताकि अगर पेपर पूछा जाए तो हमें कोई दिक्कत ना हो, हम आसानी से उसे हल कर सकें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न जो है वो बहुपद चैप्टर का है और ये कहता क्या है, कह रहा है द्विघात बहुपद। आपको एक द्विघात बहुपद दिया है कि शून्यांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इस द्विघात बहुपद का हमें क्या निकालना है, शून्यांक निकालना है। उसके बाद हमें क्या करना है, बहुपद के गुणांकों तथा शून्यांकों में संबंधों की पुष्टि कीजिए। पहले हमें शून्यांक निकालना है, उसके बाद हमें क्या करना है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की पुष्टि करना है। तो सबसे पहले हम पहले वाले जो प्रश्न हमसे पूछा गया उसे हम हल करते हैं। और सबसे पहले क्या पूछा गया, शून्यांक, तो पहले हम शून्यांक निकालते हैं। तो देखिए हमारा द्विघात बहुपद क्या दिया गया है, 6x² - 3 - 7x। बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रश्न जो है वो पेपर में आया है और यह है कितने नंबर का, 4 नंबर का। और इसमें कुछ भी नहीं है, 5 मिनट अगर जो है आप ध्यान दें तो इस प्रश्न को बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो देखिए जब ये द्विघात बहुपद दिया है इसका शून्यांक हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें इसका गुणनखंड करना होगा। और गुणनखंड करने के लिए जो हमारा पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि हमें इसे ax² + bx + c के फॉर्म में लिखना होता है। तो देखिए हमने लिख दिया x² फिर x वाला पद उसके बाद कांस्टेंट, हमने इसे क्रम में लगा दिया। अब दूसरा हमारा जो स्टेप होता है वो ये होता है कि x² के साथ जो भी उसका गुणांक है उसका इस कांस्टेंट से हम गुणा करते हैं। क्या करते हैं, x² के साथ जो भी गुणांक है, क्या है, 6 है, उसका हम किससे गुणा करते हैं, इस c की जगह पे जो भी है ये जो कांस्टेंट है ना इससे हम गुणा करते हैं। तो चिन्हों को अभी हम नहीं लेंगे, हम केवल संख्याओं को लेते हैं। यहाँ पर 6 है x² के साथ और कांस्टेंट यहाँ पर 3 है तो 6 और 3 का हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो कि हमें जोड़ने या घटाने पर क्या उत्तर देगा, x का गुणांक यानी कि 7। तो जोड़ने और घटाने पर हमें क्या उत्तर मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए और वो 18 के गुणनखंड होनी चाहिए। तो 18 के कौन कौन से गुणनखंड है, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं। देखिए 18 और 1 को गुणा करेंगे तो 18 आएगा। उसके बाद क्या होगा, 6 और 3 का हम गुणा करेंगे तो 18 आएगा और 9 और 2 का हम गुणा करेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, इस 3 ही कंडीशन में हमें 18 मिलेगा। इसके ये 3 ही जोड़े हैं। तो तीनों जोड़ों को अगर हम एक एक करके चेक करें तो देखिए पहला हमारा है 18 और 1। तो क्या 18 और 1 को जोड़ने पर या फिर घटाने पर किसी भी दशा में हमें 7 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जब 18 1 को जोड़ेंगे 19 आएगा, घटाएंगे 17 आएगा, हमें 7 नहीं मिलेगा तो ये हमारा जोड़ा नहीं हो सकता। अब दूसरे नंबर पर है 6 और 3। 6 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो 9 आएगा, घटाएंगे तो 3 आएगा, 7 नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अगर हम 9 और 2 को देखें तो 9 और 2 से हमें मिलेगा जोड़ने पर 11, घटाने पर हमें 7 मिल जाएगा। इसका मतलब हमारी संख्याएं होंगी 9 और 2। जब 9 में से हम 2 को घटाते हैं तो हमें 7 मिलता है, 9 और 2 का हम गुणा करेंगे तो हमें 18 मिलता है। तो जब दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है इसका मतलब हमारी संख्याएं क्या होंगी, 9 और 2 होंगी। तो हमें करना क्या है, इस 9 - 2 को हमें कहाँ रखना है, 7 की जगह। यही तो नियम होता है गुणनखंड का, जो संख्याएं हमें मिलती है उसे हमें मध्य पद में रखना होता है।
तो मध्य पद में हम रखते हैं, लेकिन पहला वाला जो हमारा है उसको हम वैसे ही लिखते हैं, माइनस का चिन्ह वैसे ही लगाएंगे। 7 की जगह हम क्या लिखेंगे, 9 माइनस 2, क्योंकि यही तो हमारी दो संख्याएं जो हमें 7 देंगी, 9 माइनस 2 7 आएगा। उसके बाद x जो है ब्रैकेट के बाहर वैसे ही लिख देंगे, -3 को भी हम ऐसे ही लिखेंगे। ये हमने लिख लिया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस यक्स का गुणा हम 9 के साथ भी करेंगे, 2 के साथ भी करेंगे। इस ब्रैकेट को हमें हटाना है, तो ब्रैकेट कैसे हटेगा, पहले तो हम चिन्हों का गुणा करते हैं, तो माइनस और प्लस, जिसके साथ कोई चिन्ह नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, तो 9 के पहले प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, 9 और यक्स का गुणा 9 यक्स होगा। उसके बाद माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, तो ये प्लस हो गया। 2 और यक्स का गुणा 2 यक्स, -3, ये हमने गुणा भी कर लिया। अब अगला जो हमारा होगा स्टेप वो ये होगा कि हमें कॉमन लेना है। अब कॉमन कुछ लोग तो सीधे से ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत आती है, तो मैं इसे ना एक्सप्लेन करके आपको समझाती हूँ। भले ही एक लाइन ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप आसानी से सीख जाएंगे। तो देखिए हमें करना ये है कि हमारे ये जो भी पद है 6x², 3x, इन्हें हमें तोड़ लेना है। ठीक, कैसे तोड़ना है, देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, और यक्स की घात 2 है, तो इसका मतलब हुआ यक्स का गुणा 2 बार। अगर x का घात 3 होता तो x का गुणा 3 बार, तो उसकी जितनी घात होती है उतनी बार उसका गुणा होता है। तो यहाँ x 2 बार लिखा जाएगा क्योंकि 2 घात है। अब 9 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो 9x का मतलब होता है 9 गुणे x, 2x का मतलब होता है 2 गुणे x, क्योंकि 2 और x के बीच में भी कोई चिन्ह नहीं, चर अचर के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, तो हम गुणा मान लेते हैं, तो 2 गुणे x हो गया। उसके बाद -3 वैसे ही होगा। अब देखिए हमारे पास 4 पद हैं, तो सबसे पहले हमें पहले दूसरे में कॉमन लेना है, फिर तीसरे चौथे में कॉमन लेना है। और कॉमन क्या होता है, अगर हम पहले और दूसरे पद को ध्यान से देखें, यहाँ हमें कम करना था, इस 9 को भी हम लिखते 3 गुणे 3, इस 9 को भी हमें लिखना था 3 गुणे 3 गुणे यक्स, तो हमें आसानी से कॉमन मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम पहले और दूसरे को देखें तो ऐसे कौन से पद हैं, ऐसी कौन सी राशि है जो दोनों तरफ है, तो जरा देखिए 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका मतलब 3 दोनों तरफ है, x भी है यहाँ और यहाँ पर भी x है, तो यानी कि 3x दोनों तरफ है। तो जो दोनों तरफ होता है उसे हम ब्रैकेट के बाहर एक बार लिखते हैं, और यही होता है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों तरफ है वो एक बार लिखा जाएगा ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट के अंदर जो दोनों में से बचा हुआ है वो लिखा जाएगा। अब देखिए बच क्या रहा है, 2 और यक्स बच रहा है यहाँ से, माइनस यहाँ से क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, हमने लिख दिया। अब प्लस, अगर हम देखें इसे 2 गुणे यक्स और 3, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता ना, तो हम एक कॉमन लेते हैं। ठीक, हमने एक कॉमन जब इन दोनों से लिया, तो ये दोनों जैसे के तैसे ही रहेंगे। 2x - 3, जब हमने कुछ कॉमन लिया ही नहीं, एक कॉमन है, तो एक तो सभी के साथ होता है, यानी कि 2x - 3 वैसे का वैसा ही रहेगा। अब हमें दोनों ब्रैकेट को ध्यान से देखना है, क्या दोनों ब्रैकेट में समान पद हैं, बिल्कुल 2x - 3 2x - 3। तो जब दोनों ब्रैकेट में समान पद होते हैं ना, तो इसका मतलब हमारा जो हल हमने किया यहाँ तक सही है। अगर यहाँ कुछ और आता, यहाँ कुछ और आता, तो वहाँ पर जो है वो गलत होता है, उसे आपको फिर से चेक करके हल करना है। तो ये इसकी पहचान है कि दोनों पद में जो है समान राशियाँ आनी चाहिए। तो देखिए जब 2x - 3 यहाँ भी है, इसका मतलब प्रश्न यहाँ तक सही है। और हम करेंगे क्या, दोनों तरफ हम 2x - 3 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों जगह है। तो जब कॉमन लेंगे तो इसे हम लिखेंगे 2x - 3, एक बार लिख लेंगे। अब यहाँ से क्या बचेगा, 3x बचेगा, उसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, प्लस यहाँ से 2x - 3 गया तो 1 बचा, इसे भी हम लिख लेंगे, बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो 2x - 3 जब यहाँ से गया तो यहाँ से बचा 3x, प्लस यहाँ से बचा 1। अब देखिए ये तो हो गया हमारा गुणनखंड, देखिए ये गुणनखंड आ गया, गुणनखंड हमें मिल गया, ये है गुणनखंड। लेकिन गुणनखंड के बाद हमें क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो जो हमें गुणनखंड मिलेगा ना, उसे हम बराबर 0 के कर देंगे। तो जब ये बराबर 0 के हो जाएगा, तो पहले तो इसके बराबर 0 होगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर ये बराबर 0 होगा, दोनों अलग अलग से 0 के बराबर होंगे। पहले ये बराबर 0 के होगा, फिर ये बराबर 0 के होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इसे हम पक्षांतर करके हल करेंगे। यहाँ से हमें x का मान चाहिए, वही हमारा शून्यक होगा। तो पक्षांतर हम कैसे करते हैं, जो x वाला पद है ना उसे हम यही लिखते हैं, और जो हमारा कांस्टेंट है उसे हम बराबर के उस तरफ ले जाते हैं। जब बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो पक्षांतर का नियम कहता है कि चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर ये बराबर के इस तरफ माइनस था, उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा।
अब दूसरा पक्षांतर का नियम ये कहता है कि हमें यहाँ से x का मान चाहिए, तो 2 को हमें उधर भेजना पड़ेगा। जब 2 हमारा उस तरफ जाएगा तो यहाँ गुणा में था और इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि अगर माइनस है तो प्लस होगा, गुणा है तो भाग होगा, भाग है तो गुणा होगा, प्लस है तो माइनस होगा। ठीक है, तो ये देखिए हमें एक शून्यक तो मिल गया, x बराबर +3/2, ये हमारा एक शून्यक है। अब इस शून्यक को हम अल्फा भी मान सकते हैं, इसे हम क्या मान सकते हैं, अल्फा भी मान सकते हैं, इसे हमने अल्फा मान लिया। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर यहाँ पर हमें क्या करना है, x का मान चाहिए, तो यहाँ पर भी हम पक्षांतर करते हैं, एक को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -1, x बराबर 3 यहाँ गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। यहाँ से भी हमें शून्यक मिला, इसे हम बीटा मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया, बीटा बराबर -1/3, क्योंकि हमने द्विघात समीकरण में पढ़ा है कि हमारे जो शून्यक होते हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं, उन्हें हम अल्फा और बीटा मानते हैं, या फिर ए और बी भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने अल्फा और बीटा ही माना है। तो अल्फा का मान ये आया, बीटा का मान ये आया, ये हमारे क्या है, शून्यक है। अब जब शून्यक हमें मिल गया तो शून्यक तो हमने हल कर लिया, शून्यक हमने ज्ञात कर लिया। अगला हमारा स्टेप है वो क्या होगा, बहुपद के गुणांकों तथा शून्यंकों के बीच संबंध निकालिए। अब संबंध कैसे आएगा, उसके लिए हमें गुणांक को भी निकालना होगा, तभी संबंध हम निकाल पाएंगे। तो गुणांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो समीकरण है 6x² - 3 - 7x, तो इस समीकरण को हमें क्या करना है, ax² + bx + c के फॉर्म में लिखना है, तभी हमें गुणांक मिलेगा। गुणांक क्या होता है, x² का गुणांक यहाँ पर a है, x का गुणांक यहाँ पर b है और ये c है। ठीक है, समीकरण को ना ax² + bx, यानी कि इसके बाद x वाला पद हमें लिखना है, फिर हमें कांस्टेंट लिखना है। तो हमने ax² + bx + c के फॉर्म में जब लिख लिया, तो अब हम तुलना कर लेते हैं इन दोनों की। जब हम तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ से x² का गुणांक a है, यहाँ से x² का गुणांक 6 है, हमें a का मान मिल गया। यहाँ से x का गुणांक क्या है, b है, यहाँ से x का गुणांक क्या है, -7 है, तो b का मान हमें मिल गया, और c का मान क्या होगा, -3, ये कांस्टेंट है। तो देखिए जब हमने तुलना की तो a का मान 6, b का मान -7 और c का मान हमें क्या मिला, -3 मिला। a b c का मान हमें मिल गया। ठीक है, गुणांक का मान मिल गया। अभी हमें संबंध निकालना है। संबंध कैसे निकालेंगे, देखिए आपने द्विघात बहुपद में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो फॉर्मूला ये कहता है कि मूलों का योगफल बराबर होता है, मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a, और ये मूल क्या है, अल्फा और बीटा हमने माना था वहां पर समीकरण में। तो मूलों का योगफल जो होगा अल्फा प्लस बीटा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यही तो है मूल, इनका योगफल कर दिया, ये -b/a के है। अब अगर हम यहाँ से देखें तो b और a का मान हम यहाँ रख देंगे, तो b का मान देखिए -7 है, तो -7, a का मान यहाँ से क्या है, 6 है, तो लिख दिया हमने 6। अब यहाँ से अगर हम अल्फा और बीटा का भी मान रख दें, जो कि हमारे पास क्या है, अल्फा का मान है +3/2 और प्लस बीटा का मान क्या है, -1/3, ब्रैकेट में लिखेंगे, बराबर यहाँ से देखिए माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस का 7/6 हो जाएगा, ये तो आ रहा है 7/6, और ये जो +3/2 है और ये प्लस माइनस यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है, तो प्लस माइनस का चिन्ह का मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा, 1/3 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो प्लस हम हटा दें, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो उसका मतलब प्लस ही होता है। तो यहाँ देखिए इसके हर में 2 है, इसके हर में 3 है, अगर इन दोनों के हर का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। एलसीएम आपको पता ही होगा, जब दोनों के हर का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसका मतलब इसके हर में हमें 6 लाना होगा, तो हम 3 से गुणा करेंगे, अंश में भी हम 3 से गुणा करेंगे, माइनस इसके हर में 6 लाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, अंश में भी 2 से गुणा करेंगे, तो ये होगा 3 × 3 = 9/6 माइनस 2 × 9 2/6। अब 9 में से 2 जाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, 7/6। तो देखिए यहाँ से जब हमने इस पक्ष को हल किया, सब जगह हमें 7/6 लिखना था, यहाँ से जब हमने इस पक्ष को भी हल किया तो क्या आया, 7/6 आया। तो गुणांकों से 7/6 आ रहा था, और उसके बाद जब हमने अल्फा प्लस बीटा किया तो वो भी 7/6 आया। तो देखिए दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। अगर हम मूलों का गुणनफल निकालें, वो भी बराबर आ जाए तो क्या हो जाएगा, शून्याङ्कों और गुणांकों में संबंधों की पुष्टि हो जाएगी। तो चलिए हम गुणनफल भी निकालते हैं और देखते हैं बराबर आता है या नहीं।
अब जब हम मूलों का गुणनफल निकालते हैं तो मूलों का गुणनफल बराबर किसके होता है, C/A के होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, C/A होता है। तो मूल क्या थे हमारे, अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा गुणे, ये गुणा है, अल्फा गुणे बीटा क्या हो जाएगा, C/A के होता है। और हमारा अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा है हमारा 3/2, बीटा क्या है माइनस का 1/3। अब यहाँ से अगर हम C का मान देखें तो है -3, A का मान क्या है 6 है, ठीक, A का मान 6 हो गया। तो C और A का हमने यहाँ मान भी रख दिया। यहाँ से हमें क्या करना है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देखिए 3 से 3 कटेगा तो अंश से क्या आएगा, तो A के करना में 1, -1, हर से आएगा 2 या -1/2। इसे अगर हम सरल करें तो 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, -1/2। तो देखिए जब हमने गुणनफल निकाला तो दायां और बायां पक्ष बराबर आ रहा है। तो अगर हमने जब मूलों का गुणा किया और C/A रखा तो भी बराबर आ रहा है। तो जब ये दोनों पक्ष बराबर हो गए, हमने जब योगफल भी निकाला वो भी बराबर आ रहा है, गुणनफल भी बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यही है हमारे शून्यांकों और गुणांकों में संबंध की पुष्टि। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो हमने क्या किया, हमने संबंधों की पुष्टि कर दी, ठीक है। तो ये जो है छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो अगर आप इस प्रश्न को हल कर लेते हैं तो आपके 4 नंबर बनेंगे। तो आई होप 4 नंबर के लिए आप इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं। तो प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं अलग अलग टाइप के वही लेके आऊँगी, वही आपको सिखाऊंगी, ताकि जल्दी से जल्दी आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।